हाय, वेलकम यू ऑल टू चैम्पियंस इंग्लिश क्लासेस। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम वन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। नीतू सिंह की जो वॉल्यूम वन इंग्लिश की बुक है उसकी सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें हम वॉल्यूम वन के जितने सारे चैप्टर्स है सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग वोकेबलरी वाले सेगमेंट में जितने सारे चैप्टर्स है उसको कवर करेंगे, फिर ग्रामर पे मूव करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर कर रहे हैं वोकेबलरी वाले सेक्शन में। यहाँ पे देखो जितने सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, हर एक इडियम्स एंड फ्रेज में जितने सारे शब्द यूज़ हुए हैं उन सारे शब्दों के शाब्दिक अर्थ को समझाएंगे। साथ में जो यहाँ पे इडियोमेटिक मीनिंग लिखा हुआ है उस इडियोमेटिक मीनिंग को समझाएंगे। ठीक, अगर थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स इडियम्स आते हैं तो उसके पीछे हम एक छोटी सी कहानी बताएंगे, उससे रिलेट करके आप उस इडियम को याद कर सकते हैं। साथ ही हम सेंटेंस स्ट्रक्चर भी डिस्कस, सेंटेंस एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे, तो वहाँ से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप उसको कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलो आ जाओ। तो पहला जो इडियम है हमारा वो है एक्लीज हिल्स। देखो एक्लीज हिल्स के क्या मीनिंग होते हैं, इसके मीनिंग हिंदी में लिखे हुए यहाँ पे कमज़ोर पक्ष। ए स्मॉल बट फैटल वीकनेस। ए स्मॉल बट फैटल वीकनेस का मतलब हो गया कि एक बहुत ही छोटी लेकिन बहुत घातक कमज़ोरी। ठीक ना, फैटल को हिंदी में हम लोग बोलेंगे घातक। तो एक छोटी लेकिन बहुत ही घातक कमज़ोरी, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्लीज हिल्स। देखो इसके पीछे माइथोलॉजिकल रेफरेंस है। ये जो एक्लीज थी ये ग्रीक वॉरियर थी, ठीक ना, और इसकी जो मदर थी वो उसको स्ट्राइक्स रिवर में डुबोती है, और स्ट्राइक्स रिवर में जितना पार्ट उसके शरीर का अंदर जाता है रिवर में, तो उस पार्ट पे उसको कोई भी स्ट्राइक करता है तो उससे वो मर नहीं सकती। लेकिन जब उसकी मदर डुबोती है तो उसकी हिल्स को पकड़े हुए रहती है, तो उस वजह से हिल्स पानी के अंदर जा नहीं पाता। एरी बोलते हैं हिल्स को हिंदी में, तो एरी जा नहीं पाता पानी के अंदर, और उसके एरी में फिर उसकी जान रह जाती है। मतलब अगर उसके एरी पे कोई स्ट्राइक करे तो फिर उससे वो मर जाएगी। तो एकिल्स की जो हील्स थी वो उसकी कमज़ोर पक्ष थी, तो वहाँ से फिर ये एडियम की तरह यूज़ होने लगा। एकिल्स हील्स मतलब ए स्मॉल बट फैटल वीकनेस। ठीक, जैसे हम यहाँ पे सेंटेंस बना सकते हैं, माई इनएबिलिटी टू कंट्रोल माई एंगर इज़ माई एकिल्स हील्स। समझ गए बात को, कि मतलब मेरी जो इनएबिलिटी है मेरे एंगर को कंट्रोल ना कर पाने की, वो मेरी एक्लीज हील्स है। समझ गए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इडियम आपके क्या है, ऐड फ्यूल टू द फायर। देखो ये वैसे भी क्लियर है कि फायर में और फ्यूल ऐड करना मतलब क्या, कि तुम किसी मैटर को और ज़्यादा वॉर्स बना रहे हो। ठीक ना, आग में घी डालना इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक ना, ऐड फ्यूल टू फायर मीन्स वॉट, टू मेक ए मैटर वॉर्स, मतलब किसी मैटर को और ज़्यादा वॉर्स बनाना। ठीक, जैसे हम यहाँ पे सेंटेंस एग्जांपल क्या ले सकते हैं, हिज र्यूड कॉमेंट्स ओनली एडेड फ्यूल टू द फायर। समझ गए बात को। हिज र्यूड कॉमेंट्स ओनली एडेड फ्यूल टू द फायर इन देयर आर्ग्यूमेंट्स, मतलब उनके आर्ग्यूमेंट्स में उसके जो कॉमेंट्स थे वो आग में घी डालने का काम किया। ठीक, तो ये आसान है, ये फिर वैसे भी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, एन आर्म चेयर जॉब। एन आर्म चेयर जॉब का क्या मतलब होता है, गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट। मतलब ऐसा जॉब जिसमें इनकम भी बहुत अच्छा आ रहा है और कंफर्ट भी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा आराम है। कंफर्ट को हम लोग हिंदी में आराम बोलते हैं। तो आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी। समझ गए, ये भी आसान है। ठीक, तो यहाँ से हम सेंटेंस भी बना सकते हैं। क्या सेंटेंस बना सकते हैं, एवरी वन वॉन्ट्स एन आर्म चेयर जॉब, मतलब हर कोई क्या चाहता है, हर कोई एक आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी चाहता है। ठीक, आर्म चेयर देखो, आर्म चेयर हम लोग जो आराम कुर्सी होता है ना बैठने वाला, उसको आर्म चेयर बोलते हैं। तो वहाँ से भी याद रख सकते हो, एन आर्म चेयर जॉब मतलब आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी। देखो नेक्स्ट इडियम क्या है यहाँ पे, एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड का क्या मतलब होता है, स्वार्थ से भरा उद्देश्य, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन। जब कोई चीज़ सेल्फिश रीज़न के लिए की जाती है, मतलब खुद के सेल्फ के लिए की जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एन एक्स टू ग्राइंड। ठीक, एक्स का मतलब जानते हो कुल्हाड़ी होता है, ए एक्स, ई एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, और ग्राइंड का मतलब घिसना होता है या पीसना भी होता है। वैसे यहाँ पे घिसना होगा, ठीक, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। देखो इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है कि एक कोई लड़का होता है, और मतलब कहानी है, तो कहानी से रेफरेंस है इसका। तो एक कोई लड़का होता है, वो किसी दूसरे लड़के को अपना एक्स देता है, मतलब अपनी कुल्हाड़ी देती है घिसने के लिए, और उससे बहुत फ्रेंडली ट्रीट करता है। तो उस लड़के को लगता है अरे ये तो बहुत फ्रेंडली ट्रीट कर रहा है, फ्रेंडली नेचर का इंसान है। लेकिन बाद में जब उसके कुल्हाड़ी को वो ग्राइंड कर देता है तो फिर उससे कुल्हाड़ी लेके वो निकल जाता है वहाँ से। फिर उस लड़के को पता चलता है यार ये तो अपने सेल्फिश रीज़न की वजह से मुझे कुल्हाड़ी दिया हुआ था, तो वहाँ से फिर ये फ्रेज बने हुए हैं। एन एक्स टू ग्राइंड, समझ गए, स्वार्थ से भरा उद्देश्य। समझ गए। तो यहाँ से हम सेंटेंस भी बना सकते हैं। क्या सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कि ही प्रेज्ड मी बट ही हैड एन एक्स टू ग्राइंड। उसने मेरी तारीफ करी, उसने मेरी प्रशंसा करी, लेकिन उसका अपना स्वार्थ था। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या इडियम है आपके, एन आयरन विल।
एंड आयरन विल, देखो आयरन वर्ड जो है यहाँ पे स्ट्रांगनेस को रेफर कर रहा है, और विल का मतलब तो जानते ही हो, विल का मतलब इच्छा शक्ति जो होता है उसको हम लोग विल बोलते हैं, ठीक, विल पावर, ठीक। एंड आयरन विल का क्या मतलब है, स्ट्रांग विल पावर, किसी की विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है तो उसको हम लोग आयरन विल से कंपेयर कर सकते हैं, एंड आयरन विल, समझ गए। हम सेंटेंस क्या बना सकते हैं यहाँ से, ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं, डिस्पाइट मैनी फेल्योर्स शी सक्सीडेड इन द एग्जाम बिकॉज ऑफ हर आयरन विल, मतलब कि बहुत सारी फेल्योर्स के बावजूद भी वह एग्ज़ाम में सक्सीड करी, वह एग्ज़ाम में सफल करी अपने आयरन विल की वजह से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से, समझ गए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, इडियम एंड ओल्ड फ्लेम। एंड ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है पुराना प्यार। यहाँ पे लिखा हुआ है ए पर्सन वन हैड ए रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट, मतलब कोई एक इंसान जिसका किसी इंसान से रोमांटिक रिलेशनशिप रहा हो पास्ट में, बीते हुए समय में, तो उसको हम लोग ओल्ड फ्लेम बोलते हैं, समझ गए। अब देखो ये इसको कैसे याद रखोगे, जो फ्लेम से याद रखो फायर, और फायर जो होता है ना, आग, वो फायर जो होता है वो पैसन और लव का प्रतीक है, समझ गए ना, प्यार और जुनून का प्रतीक है आग। तो मतलब पुरानी आग भाई, पुरानी चिंगारी जो कभी जला करती थी, समझ गए ना, तो जो कभी जला करती थी, एंड ओल्ड फ्लेम वहाँ से याद रखो पुराना प्यार, ए पर्सन वन हैड ए रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट, मतलब पास्ट में कभी किसी इंसान के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप रहा हो तो उसको हम लोग एंड ओल्ड फ्लेम बोलते हैं। ऐसे हम सेंटेंस क्या बना सकते हैं, यस्टरडे इन द मार्केट आई मेट माई ओल्ड फ्लेम, समझ गए बात को, तो इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 7 नंबर क्या आइडिया है आपके, 7 नंबर है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, यंग शोल्डर्स का मतलब कि भाई उसके कंधे जो हैं वो अभी यंग हैं, लेकिन हेड का मतलब यहाँ ब्रेन की बात की जा रही है, लेकिन उसकी जो हेड है भाई वो बहुत ओल्ड है। इसका मतलब कि वो अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार है, अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना, इसका मीनिंग है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ए चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस पर्सन, कोई एक बच्चा या फिर कोई एक यंग पर्सन जो सोचता है या फिर बातें करता है एक ओल्डर और एक्सपीरियंस पर्सन की तरह, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, समझ गए। तो लिटरल मीनिंग से भी ये क्लियर हो सकता है। यहाँ से हम सेंटेंस क्या बना सकते हैं, द वे ही हैंडल्ड द क्राइसिस शोड ही वॉज एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, द वे ही हैंडल्ड द क्राइसिस शोड ही वॉज एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, मतलब जिस तरह से उसने क्राइसिस को हैंडल किया ना, जिस तरह से उसने संकट को हैंडल किया, यह दिखाता है कि वह अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार है, समझ गए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या इडियम है, इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट इडियम है आपके एन ओलिव ब्रांच। एन ओलिव ब्रांच, देखो ये जो ओलिव होता है ना, ये ट्री होता है, इसको हम लोग हिंदी में जैतून का पेड़ बोलते हैं, ठीक। ओलिव ब्रांच मतलब जैतून के पेड़ की शाखा, समझ गए बात को। तो ओलिव ब्रांच क्या है, इसके पीछे भी रेफरेंस है, ठीक, माइथोलॉजिकल रेफरेंस है। इसका मीनिंग होता है शांति निवेदन या फिर पीस रिक्वेस्ट या पीस ट्रीटी बोल सकते हैं। पीस रिक्वेस्ट मतलब शांति निवेदन, पीस ट्रीटी का मतलब शांति संधि हो गया, समझ गए। तो पुराने टाइम में क्या होता था कि जब दो पावर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था या फिर दो स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था, और बाद में जब उसके बीच में ट्रीटी करनी होती थी, संधि करनी होती थी, तो वहाँ पे ओलिव ब्रांच पास किए जाते थे, एक पावर्स से दूसरे पावर्स के थ्रू, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के पास क्या भेजे जाते थे, ओलिव ब्रांच भेजे जाते थे, मतलब जैतून के पेड़ की शाखा भेजे जाते थे, ठीक ना। तो वहाँ से ये इडियम बना हुआ है एंड ओलिव ब्रांच मतलब शांति निवेदन, ठीक। ध्यान में रखना ये जो ओलिव ट्री होता है ये शांति का प्रतीक भी होता है, तो वहाँ से भी तुम लोग याद कर सकते हो, जैतून के शाखा, इसका मतलब शांति निवेदन, पीस रिक्वेस्ट या पीस ट्रीटी इसको बोल सकते हैं, ठीक, क्लियर। तो हम जैसे सेंटेंस क्या बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं जैसे द टू कंट्रीज एक्सटेंडेड एन ओलिव ब्रांच टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि उन दोनों कंट्रीज ने क्या किए, तो भाई ओलिव ब्रांच शांति निवेदन सामने लाए अपने कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए, समझ गए। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। देखो ये डिस्कॉर्ड का मतलब डिस्प्यूट होता है या फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा जो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये डिस्प्यूट के मीनिंग भी है, डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का क्या मतलब हो गया, झगड़े का कारण, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, ठीक, मतलब विवाद का कारण बोल सकते हैं। डिस्प्यूट का मतलब विवाद हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, तो मैटर ऑफ डिस्प्यूट मतलब कि विवाद के कारण या झगड़े का कारण, ठीक ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो ये डिस्कॉर्ड वर्ड का मतलब झगड़ा, डिस्प्यूट, यही सब होता है, तो वहाँ से भी इसको याद रख सकते हो, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, समझ गए बात को। जैसे
सेंटेंस क्या बना सकते हैं, लोगों के बीच, भाइयों के बीच जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होते हैं वो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड होते हैं, झगड़े की वस्तु होते हैं, झगड़े का कारण होता है, समझ गए। तो वहाँ से भी इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, एप्पल ऑफ वन साई। एप्पल ऑफ वन साई का मतलब होता है दुलारा, प्यारा, वेरी लवेबल या डियरेस्ट वन। वेरी लवेबल का मतलब क्या हो गया, वेरी लवेबल का मतलब बहुत प्रिय। डियरेस्ट वन का मतलब सबसे प्यारा व्यक्ति, जो सबसे प्यारा व्यक्ति है उसको हम डियरेस्ट वन बोलते हैं। एप्पल ऑफ वन साइड, देखो पुराने ज़माने में ऐसा लोगों का मानना था कि जो आंखों की जो पुतली होती है ना, जिसको पुपिल बोलते हो, वो एप्पल की तरह दिखता था, मतलब ऐसा वो लोग बिलीव करते थे। तो और देखने के लिए आंखों की जो पुपिल होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसी से आपको सब कुछ दिखाई देती है, और वो सबके लिए प्यारा हुआ करता था, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो हर एक इंसान के लिए अपने आंखों की जो पुपिल है, पुतली है, वो बहुत अ, भाई सबके लिए इम्पोर्टेंट है वो। द एप्पल ऑफ वन साई मतलब अपने आंखों की, इसका जो मतलब रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर मीनिंग निकाले तो एप्पल ऑफ वन साई मतलब किसी के आंखों की पुतली। एप्पल ये क्या था, उसके पुतली का शेप वो लोग बिलीव करते थे, ठीक। तो वहाँ से याद रखो एप्पल ऑफ वन साई। सेंटेंस हम क्या बना सकते हैं, जैसे हिज डाटर इज़ द एप्पल ऑफ हिज आई, उसकी जो बेटी है वो उसकी मतलब बहुत डियरेस्ट वन है उसके लिए, या फिर वेरी लवेबल है, ठीक ना, बहुत दुलारा है, बहुत प्यारा है, समझ गए। हिज डाटर इज द एप्पल ऑफ हिज आइज। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आपके क्या आइडिया में, नेक्स्ट इडियम है एप्पल पाई ऑर्डर। देखो एप्पल पाई एक डिश भी है, पहले तो इसके मीनिंग को समझो। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है बिल्कुल ठीक हालत में, इन गुड कंडीशन, या फिर हम परफेक्टली अरेंज्ड भी बोल सकते हैं। कोई चीज़ अगर बहुत परफेक्टली अरेंज्ड है, जैसे रूम में सारी चीज़ें परफेक्टली अरेंज्ड है, तो रूम में सारी चीज़ें एप्पल पाई ऑर्डर में है, समझ गए ना। एप्पल पाई एक डिश का नाम है, ये एक मीठी डिश होती है, और उसमें क्या होता है ना, चीज़ें बहुत सही से अरेंज्ड होता है, ठीक। जैसे लड़कियां लोग बाल गूंथती है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत तरीके से वो गूंथा हुआ होता है, समझ गए। तो वो जो एप्पल पाई जो डिश है उसमें पूरा सही से मतलब परफेक्टली अरेंज्ड होती है चीज़ें, समझ गए ना। ऐसे करके इंटरनेट पे उसको सर्च भी कर सकते हो, एप्पल पाई। तो एप्पल पाई ऑर्डर ध्यान में रखना, बिल्कुल ठीक हालत में, इन गुड कंडीशन, ठीक। जैसे हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे सेंटेंस बना सकते हैं हम, हर डिश की जो ऑलवेज इन एप्पल पाई ऑर्डर, मतलब उसकी जो डिस्क है वो हमेशा परफेक्टली अरेंज्ड होती है, बिल्कुल ठीक हालत में रहती है, समझ गए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे क्या वर्ड लिखे हुए हैं, नेक्स्ट वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पे एट ए लॉस। एट ए लॉस का क्या मतलब होता है, देखो लॉस का मतलब लिटरली हानि होता है, तो वहाँ से भी ध्यान रख सकते हो। किसी इंसान को अगर लॉस होता है मतलब हानि होता है बहुत ज़्यादा, तो वो फिर टू बी अनेबल टू डिसाइड, मतलब कि निर्णय ना ले पाने की स्थिति में चला जाता है। तो एट ए लॉस का क्या मतलब होता है, टू बी अनेबल टू डिसाइड, मतलब निर्णय लेने में भाई असमर्थ है वो। तो निर्णय लेने में असमर्थ होने को हम लोग क्या बोलते हैं, एट ए लॉस, निर्णय ना ले पाना, समझ गए। जैसे हम सेंटेंस क्या बना सकते हैं, सी वॉज एट अ लॉस फॉर वर्ड्स वैन सी हर्ड द न्यूज़, मतलब जब वो खबर सुनी ना भाई, तो वो शब्दों के लिए असमंजस में थी, मतलब वो समझ नहीं पा रहा था, वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि क्या बोले ना बोले। तो एट ए लॉस ध्यान में रखना, लॉस होने पे हम लोग टू बी अनेबल टू डिसाइड के सिचुएशन में चले जाते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे जितने सारे एट वर्ड है ना, ये सब एट वर्ड इसको डिनोट कर रहा है, तो स्टेट को डिनोट कर रहा है। स्टेट का मतलब अवस्था, ये सब अवस्था को रेफर कर रहा है, समझ गए बात को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट के आइडिया में एट ए पिंच। एट ए पिंच का मतलब क्या होता है, अच्छा पिंच वर्ड वैसे भी तुम लोग जानते हैं, हम किसी को पिंच करते हैं, पिंचिंग करते हैं, ठीक ना, तो उसको दर्द होता है, ठीक ना, चुटकी लेते हैं ना हम किसी को, उंगली से प्रेस करने को पिंचिंग करना बोलते हैं। तो एट ए पिंच का मतलब समस्या में होना, तो जब किसी को पिंच करते हो तो वो तकलीफ होता है उसको, दर्द दर्द होता है उसको। एट ए एट ए पिंच वहाँ से भी याद रख सकते हो, समस्या में होना, समझ गए बात को। तो वहाँ से हम सेंटेंस क्या बना सकते हैं, एट ए पिंच आई कैन लेंड यू सम मनी, समझ गए ना, एट ए पिंच आई कैन लेंड यू सम मनी। और भी हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं यहाँ से, अगर और भी हम सेंटेंस बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं, नाउ डेज आई एम एट ए पिंच, मतलब आजकल मैं समस्या में हूँ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे क्या इडियम लिखे हुए हैं, नेक्स्ट इडियम है यहाँ पे एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ, ठीक ना, आर्म्स क्या होते हैं, आर्म्स हम अपने हाथ को बोलते हैं, तो किसी को हम हाथ की दूरी पे रख रहे हैं, इसका मतलब कि भाई उससे हम अवॉइड कर रहे हो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होना है, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, मतलब किसी से बहुत ज़्यादा दोस्ताना होने को हम अवॉइड कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा घनिष्ठ होने को हम अवॉइड कर रहे हैं। अवॉइड होने का मतलब कि किसी चीज़ से दूर होने के सेंस में, या फिर टालने के सेंस में, बचने के सेंस में हम लोग अवॉइड यूज़ करते हैं। तो दूर रखना, दोस्ती ना रखना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट आर्म्स लेंथ, समझ गए बात को। जैसे हम और के सेंटेंस यहाँ से बनाने चाहिए तो क्या बना सकते हैं, ही कीप्स हिज कलीग एट आर्म्स लेंथ, मतलब वो अपने कलीग से दूर ही रहता है, मतलब उससे बहुत ज़्यादा वो फ्रेंडली नहीं होता है। तो एट आर्म्स लेंथ का मतलब कि किसी को भाई
आर्म्स लेंथ पे रखना, किसी को दूर रखना अपने से, उससे बहुत ज़्यादा क्लोज ना होना, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली ना होना। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन, देखो ये डैगर वर्ड तो जानती हो तुम लोग। एट डैगर, पहले मीनिंग को पढ़ो, कट्टर दुश्मनी होना, टू हैव बीटर एनिमिटी। एट डैगर्स ड्रॉन का क्या मतलब होता है, टू हैव बीटर एनिमिटी। समझ गए कि दो लोगों के बीच में या फिर दो स्टेट्स के बीच में बहुत ज़्यादा बीटर एनिमिटी होना, कट्टर दुश्मनी होना, उसको हम लोग बोलते हैं एट डैगर्स ड्रॉन। देखो डैगर वर्ड का मतलब ये छोटी सी तलवार नहीं होती है जिसको छुरी भी बोलते हैं, कटार भी बोलते हैं, उसको डैगर बोलते हैं। तो एट डैगर्स ड्रॉन, और एट स्टेट को दिखाता है, अवस्था को दिखाता है। तो किस स्थिति में होना भाई, कि उन दोनों के बीच में भाई छुरी निकली हुई है। ड्रॉ, ये ड्रॉ का भीतरी लिखा हुआ है ड्रॉन, ड्रॉ का मतलब निकालना होता है, खींचना होता है। तो भाई किसी के लिए तुम छुरी निकाले हो, इसका मतलब क्या, कि कट्टर दुश्मनी होना, ठीक ना। टू हैव बीटर एनिमिटी। जैसे रावण भी क्या करता था, जब वो युद्ध का ऐलान करता था तो वो अपने तलवार को निकालता था, ड्रॉ करता था अपने तलवार को। तो एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब ध्यान में रखो, कट्टर दुश्मनी होना, टू हैव बीटर एनिमिटी। समझ गए। जैसे हम सेंटेंस क्या बना सकते हैं, द टू फैमिलीज हैव बीन एट डैगर्स ड्रॉन फॉर ईयर्स। मतलब वो दोनों परिवार वर्षों से कट्टर दुश्मनी की स्थिति में है, ठीक ना, उन दोनों के बीच में बीटर एनिमिटी है। द टू फैमिलीज हैव बीन एट डैगर्स ड्रॉन फॉर ईयर्स। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आपके क्या आइडियम है, एट ईज। क्या इजियम, इडियम क्या है, एट ईज। देखो एट ईज का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है चिंता रहित या फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी। फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी, फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी का क्या मतलब, दर्द और चिंता से मुक्त, ठीक ना। पेन का मतलब दर्द हो गया, एंजाइटी हम लोग टेंशन जो होती है, चिंता जो होती है, उसको हम लोग बोलते थे एट ईज। समझ गए ना, ईज की अवस्था में होना। ईज का मतलब क्या होता है, ईज मीन्स कंफर्ट बोल सकते हो या रिलैक्सेशन बोल सकते हो। समझ गए। समझ गए। तो एट ईज का मतलब क्या हो गया, चिंता रहित या फिर फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी। जैसे हम सेंटेंस क्या बना सकते हैं, यहाँ से हम सेंटेंस बना सकते हैं, आफ्टर द एग्जाम सी फेल्ट कम्प्लीटली एट ईज। समझ गए। आफ्टर द एग्जाम सी फेल्ट कम्प्लीटली एट ईज, मतलब एग्जाम के बाद पूरी तरह से वो क्या हो गया भाई, तो चिंता रहित हो गई, पूरी तरह से वह चिंता रहित हो गई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है इडियम यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर इडियम की बात करें तो नेक्स्ट इडियम यहाँ पे लिखे हुए 17 नंबर, एट वंस फिंगर्स टिप्स। तो ये तो हम लोग यूज़ भी करते रहते हैं, एट वंस फिंगर्स टिप्स, ठीक ना। जैसे कि एट वंस फिंगर्स टिप्स का मतलब किसी चीज़ के बारे में पूर्ण जानकारी होना, टू हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट समथिंग, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट वंस फिंगर्स टिप्स। समझ गए। तो ये तो हम लोग यूज़ भी करते हैं। जैसे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं हम अपने स्टूडेंट्स के लिए, ही हैज़ ऑल द फॉर्मूलाज एट हिज फिंगर टिप्स। ही हैज़ ऑल द फॉर्मूलाज एट हिज फिंगर टिप्स, मतलब उसको भाई सारे फॉर्मूलाज की पूर्ण जानकारी है, वो उसने सारे फॉर्मूलाज को रट लिया है, ठीक ना। कंठस्थ बोलते हैं ना हिंदी में, तो उससे भी इसको याद रख सकते हो, फिंगर टिप पे होना कोई चीज़। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है, एट वंस वीट सेंड। एट वंस वीट सेंड, इसका मतलब होता है चकित, पजल्ड बोल सकते हैं, कन्फ्यूज्ड बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, परप्लेक्स्ड बोल सकते हैं। देखो पजल्ड का मतलब हक्का बक्का हो जाना, उसको भी हम लोग पजल्ड बोलते हैं। कन्फ्यूज का मतलब क्या, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं हम, मतलब ये उलझन में चले जाते हैं। परप्लेक्स्ड का मतलब क्या होता है, परेशान होना। एट वंस वीट सेंड। अब देखो यहाँ पे वीट का मतलब क्या होता है, वीट का मतलब क्या होता है, वीट मीन्स इंटेलिजेंस बोल सकते हैं या विजडम बोल सकते हैं, बुद्धि को या चतुराई को हम लोग वीट बोलते हैं। तो भाई वो चीज़ जहाँ पे आपकी वीट एंड हो जाती है, आप उस अवस्था में चले गए जहाँ पे आपकी वीट, आपकी बुद्धि खत्म हो गई, तो आप क्या हो गया भाई, पजल्ड हो गए। जब हम पजल्ड होते हैं तो हमारा वीट वहाँ पे क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, ठीक। परप्लेक्स हो जाते हैं हम, कन्फ्यूज हो जाते हैं हम, ठीक। तो ऐसे करके हम यहाँ से सेंटेंस भी बना सकते हैं, ही वॉज एट हर वीट्स एंड ट्राइंग टू फिक्स द ब्रोकन लैपटॉप। मतलब टूटा हुआ लैपटॉप ठीक करने की कोशिश में वो पूरी तरह से क्या था भाई, उलझन में था, पूरी तरह से वो कन्फ्यूज था। ही वॉज एट हर वीट्स एंड ट्राइंग टू फिक्स द ब्रोकन लैपटॉप, ठीक। नेक्स्ट देखो यहाँ पे नेक्स्ट इडियम क्या लिखा हुआ है, एट सिक्सेस एंड सेवन्स। ये भी हम लोग यूज़ करते रहते हैं, ठीक ना, यूजुअली। तो एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब होता है अस्त व्यस्त, इन डिसऑर्डर, ठीक ना। इन डिसऑर्डर का मतलब अव्यवस्थित स्थिति में। समझ गए। इन डिसऑर्डर मीन्स अव्यवस्थित अवस्था में, मतलब सब कुछ अस्त व्यस्त है, ठीक। तो ये इसके मीनिंग होते हैं, यूज़ भी हम लोग करते रहते हैं। जैसे हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं, द हाउस वॉज एट सिक्सेस एंड सेवन्स आफ्टर द पार्टी। द हाउस वॉज एट सिक्सेस एंड सेवन्स आफ्टर द पार्टी, मतलब पार्टी के बाद घर पूरी अस्त व्यस्त थी, घर पूरा डिसऑर्डर में था। समझ गए। नेक्स्ट आ जाओ 20 नंबर, देखो क्या लिखा हुआ है, एट स्टेक। एट स्टेक, स्टेक का मतलब क्या होता है, स्टेक का मतलब दांव होता है, या जोखिम भी हम लोग कई बार बोल देते हैं। तो एट स्टेक का मतलब दांव पर। तो कोई चीज़ अगर दांव पे होती है तो वो रिस्क में होती है, वो इनसिक्योर्ड होती है। इनसिक्योर्ड का मतलब असुरक्षित। तो कोई चीज़ अगर जोखिम में है, कोई चीज़ अगर रिस्क में है या इनसिक्योर्ड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एट स्टेक बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ से हम सेंटेंस भी बना सकते हैं, द कंपनीज रिप्यूटेशन इज एट स्टेक आफ्टर द स्कैंडल, ठीक ना।
अभी जैसे हम बियर बाइसेप्स वाले के लिए सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक ना। बियर बाइसेप्स रेप्यूटेशन इज एट स्टिक आफ्टर द कंट्रोवर्सी एट इंडियाज गॉट लैटेंट, ऐसे करके हम सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, एट द 11th आवर। इसका मतलब अंतिम क्षण में, एट द लास्ट मोमेंट, मतलब लास्ट मोमेंट में कोई चीज़ को रेफर करने के लिए हम लोग एट द 11th आवर यूज़ कर सकते हैं, ठीक। इसको देखो ऐसे भी याद रखो, दिन 12 घंटे के होते हैं, तुम 11वें घंटे में पहुंच गए, मतलब तुम अंतिम समय में पहुंच गए, ठीक। तो एट द 11th आवर का मतलब अंतिम समय में, एट द लास्ट मोमेंट, समझ गए। तो यहाँ से हम सेंटेंस भी बना सकते हैं, ही सबमिटेड द प्रोजेक्ट एट द 11th आवर, मतलब उसने सब प्रोजेक्ट को कब सबमिट किया, 11th आवर में सबमिट किया, अंतिम समय में सबमिट किया, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बैक स्टेयर्स गॉसिप। बैक स्टेयर्स गॉसिप का मतलब होता है नौकरों के बीच का गपशप, टॉक अमॉन्ग सर्वेंट्स या फिर अनफेयर टॉक्स। अनफेयर टॉक्स का मतलब, देखो ये जो टॉक वर्ड है ना, ये नाउन की तरह भी यूज़ होते हैं और वर्ब की तरह भी यूज़ होते हैं, ठीक। टॉक जब नाउन की तरह यूज़ होगा उसका मतलब बात करना, और टॉक का मतलब वार्तालाप भी होता है, जैसे यहाँ नाउन की तरह यूज़ हुआ है, अनफेयर टॉक्स, समझ गए। तो बैक स्टेयर गोसिप, ठीक। तो याद रखो भाई, नौकरों के बीच का गपशप, ठीक ना, या फिर अनफेयर टॉक्स। जैसे ऑफिस वगैरह में क्या होता है, लंच के बाद सारे जो एम्प्लॉई होते हैं वो सारे स्टेयर्स के नीचे आ जाते हैं और वहाँ पे बातें चलती रहती है, ठहाके चलती रहती है कि दिन में क्या हुआ, सब कुछ बातें करते रहता है सीढ़ी के नीचे, सारे अनफेयर टॉक्स वो करते रहते हैं, अनुचित बातें करते रहते हैं। या नौकर लोग भी पहले क्या होता था कि सीढ़ी के नीचे घर के सारे रहस्यों को डिस्कस करते थे। तो वहाँ से याद रखो, स्टेयर्स का मतलब सीढ़ी होता है, गॉसिप का मतलब गपशप हो गया। बैक स्टेयर्स गॉसिप मतलब नौकरों के बीच गपशप या टॉक अमॉन्ग सर्वेंट्स, समझ गए। तो यहाँ से हम सेंटेंस भी बना सकते हैं, द ऑफिस वॉज फुल ऑफ बैक स्टेयर्स गॉसिप, मतलब ऑफिस पूरा क्या बोल सकते हो उसको, कि सीक्रेट गॉसिप से या फिर अनफेयर टॉक से भरा हुआ था, ठीक। तो बैक स्टेयर्स गॉसिप का मतलब नौकरों के बीच गपशप या फिर अनफेयर टॉक्स, ठीक। तो इस पार्ट में हम यहीं तक रहने देते हैं, तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग पूरे ही कंप्लीट वॉल्यूम 1 को पढ़ेंगे, अभी तो पहले ही ढंग से वोकेबलरी वाला सारा सेगमेंट खत्म करेंगे, और जो थोड़ा बहुत टेक्निकल इशूज़ होगा भाई अभी इग्नोर करना, ये हम लोग वीडियो बना रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।